बीरबल और चालाक व्यापारी भाग 1। चुनौती का सिक्का। फतेहपुर सीकरी का स्वर्ण व्यापारी। मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी अपनी भव्यता और विद्वानों की उपस्थिति के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थी, लेकिन इन सबसे ऊपर यह सम्राट अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल के न्याय और हास्य के लिए जानी जाती थी। एक ओर जहां अकबर का दरबार कला और ज्ञान का केंद्र था, वहीं दूसरी ओर साम्राज्य के दूर दराज के कोनों से लाए गए धन और व्यापार ने शहर को एक चुंबक बना दिया था। इसी व्यापारिक हलचल के बीच एक नया नाम उभरा था, व्यापारी विश्वकांत चतुर। विश्वकांत केवल धनी नहीं था, वह खतरनाक रूप से चतुर था। वह अपने व्यापार में हमेशा एक कदम आगे सोचता था। उसकी सबसे बड़ी कला थी कानून की बारीकियों का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देना और फिर भी कानूनी तौर पर निर्दोष बने रहना। उसने सोने चांदी, रेशम और मसालों के व्यापार में लाखों कमाए थे, लेकिन हर सौदे में किसी न किसी को भारी नुकसान होता था और वह नुकसान हमेशा विश्वकांत को लाभ पहुंचाता था। विश्वकांत का सिद्धांत, मूर्ख को मूर्ख बनाना अपराध नहीं है, यह एक व्यापार कौशल है। बीरबल ने कई बार विश्वकांत की चालबाजियों को पकड़ा था, लेकिन हर बार विश्वकांत कानूनी पेंच फंसाकर बच निकलता था। बीरबल का गुस्सा इस बात पर था कि वह व्यक्ति बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा था। अध्याय 2। सोने का ऋण और शर्तें। एक दिन फतेहपुर सीकरी के मुख्य बाजार में एक गरीब किसान जयनारायण रोता हुआ घूम रहा था। जयनारायण को अपनी बेटी की शादी के लिए 50 सोने के सिक्कों की सख्त जरूरत थी। जयनारायण ने कई साहूकारों से गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसे ऋण देने को तैयार नहीं हुआ। अंततः वह हताश होकर विश्वकांत चतुर के आलीशान हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। विश्वकांत अपनी रेशमी पगड़ी और हीरे की अंगूठी के साथ एक सोफे पर बैठा था। उसने जयनारायण की दीनहीन स्थिति को तुरंत भांप लिया। आओ किसान, विश्वकांत ने मक्खन लगी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। जयनारायण ने तुरंत हामी भरी। कैसी शर्तें सेठ जी? विश्वकांत ने एक कागज पर शर्तें लिखवाईं और एक मुंशी से उन पर जयनारायण के अंगूठे का निशान लगवा दिया। शर्तें। अनुबंध है। ऋण चुकाने की अवधि। किसान जयनारायण को ठीक 3 वर्ष 3 महीने और 3 दिन बाद ऋण चुकाना होगा। दंड। यदि जयनारायण ऋण चुकाने में 1 दिन का भी विलंब करता है तो उसे विश्वकांत को 100 कोड़े मारने की अनुमति देनी होगी। अंतिम और गुप्त शर्त। यदि जयनारायण ठीक समय पर ऋण चुकाता है तो भी वह विश्वकांत को किसी भी प्रकार की खुशी जॉय महसूस नहीं करा सकता। यदि विश्वकांत को किसी भी कारण से अत्यधिक खुशी महसूस हुई तो जयनारायण को उसी क्षण विश्वकांत को 100 कोड़े मारने की अनुमति देनी होगी। जयनारायण ने अंतिम शर्त को ठीक से समझा नहीं। उसने सोचा, मैं ऋण चुका दूंगा तो सेठ जी खुश ही होंगे, मैं उन्हें खुश नहीं कर सकता। यह कैसी शर्त है? लेकिन उसे सिक्कों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने हस्ताक्षर कर दिए। विश्वकांत अंदर ही अंदर हंसा। उसने एक जाल बिछा दिया था जहां जीत या हार दोनों ही परिस्थितियों में किसान को कोड़े खाने थे। अध्याय 3। 3 साल की दौड़। जयनारायण ने सिक्के लिए और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से संपन्न किया। अगले 3 वर्षों तक उसने कठोर परिश्रम किया। उसने अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत की ताकि वह समय पर ऋण चुका सके। समय तेजी से बीता। 3 साल 3 महीने और 2 दिन बीत चुके थे। अब केवल 1 दिन बचा था। जयनारायण ने 50 सोने के सिक्के जुटा लिए थे और वह अगले दिन सूर्योदय के साथ ही विश्वकांत के घर पहुंचने की तैयारी कर रहा था। इधर विश्वकांत शांत बैठा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका जाल कैसा काम करेगा। परिदृश्य 1। विलंब। यदि जयनारायण देर से आया तो वह शर्त 2 के अनुसार कोड़े खाएगा। परिदृश्य 2। समय पर भुगतान। यदि जयनारायण समय पर आया, विश्वकांत सिक्कों को देखकर खुश होगा। शर्त 3 के अनुसार, चूंकि विश्वकांत को खुशी महसूस हुई, जयनारायण को उसे 100 कोड़े मारने की अनुमति मिलेगी। लेकिन विश्वकांत चालाकी करेगा। वह जानबूझकर दुखी होने का नाटक करेगा, कहेगा कि सिक्कों का मूल्य गिर गया है, या वह किसान से छुटकारा पाकर खुश नहीं है। चूंकि विश्वकांत का खुश न होना साबित करना असंभव था, इसलिए वह जयनारायण को झूठा साबित करेगा और फिर से शर्त 2 के उल्लंघन के तहत उसे कोड़े मारेगा। विश्वकांत को विश्वास था कि बीरबल भी इस कानूनी पेंच को नहीं सुलझा पाएंगे। अध्याय 4। बीरबल के दरबार में चुनौती। अगले दिन
जयनारायण सुबह ठीक समय पर विश्वकांत के पास पहुंचा। सेठ जी, यह रहे आपके 50 सोने के सिक्के, मैंने समय पर आपका ऋण चुका दिया, जयनारायण ने गर्व से कहा। विश्वकांत ने एक पल के लिए सिक्कों को देखा। वह अंदर से बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे ब्याज के साथ सिक्कों का दोगुना मूल्य मिल गया था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी का भाव था। विश्वकांत ने कहा, सिक्के तो तुमने समय पर दिए किसान, लेकिन मेरी अंतिम शर्त, क्या तुमने मुझे खुशी महसूस कराई? नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं हुई। तुम्हारी वजह से मुझे 3 साल तक चिंता रही। अब मुझे खुशी नहीं हुई, इसका मतलब है कि तुमने शर्त 3 का उल्लंघन किया है। तुमने मुझे खुश नहीं किया, लेकिन शर्त 3 तो यह कहती है कि यदि आप खुश होते हैं तो मैं आपको 100 कोड़े मार सकता हूँ। यह कैसे हो सकता है कि मुझे कोड़े खाने पड़ेंगे? जयनारायण हकलाया। सीधी बात है, विश्वकांत ने अपनी आंखें सिकोड़ी। यदि तुम मुझे जानबूझकर दुखी करते हो, जैसे सिक्कों का भुगतान न करके, तब भी तुम्हें कोड़े मिलेंगे। शर्त 2, और यदि तुम मुझे खुश करते हो, शर्त 3 के अनुसार खुशी महसूस कराने पर कोड़े खाने की अनुमति, तब भी तुम मुझे खुशी महसूस नहीं करा सकते थे। चूंकि मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, तुमने शर्त का उल्लंघन किया है। अब तैयार हो जाओ, 100 कोड़े। जयनारायण पूरी तरह से जाल में फंस चुका था। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह तुरंत दौड़कर अकबर के दरबार में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। बीरबल ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी, खासकर शर्त 3। यदि विश्वकांत को अत्यधिक खुशी महसूस हुई तो जयनारायण को उसी क्षण विश्वकांत को 100 कोड़े मारने की अनुमति देनी होगी। अकबर ने माथा पकड़ा। बीरबल, यह कैसी शर्त है? विश्वकांत एक राक्षस है, लेकिन उसका अनुबंध कानूनी रूप से सही है। हम कैसे साबित करेंगे कि उसे खुशी महसूस नहीं हुई? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, यह मामला कानूनी से अधिक मनोवैज्ञानिक है। विश्वकांत ने एक ऐसी शर्त रखी है जिसमें वह जीत कर भी हार जाएगा। बस मुझे यह केस अपने तरीके से सुलझाने की अनुमति दे। अध्याय 5, बीरबल का न्याय। अगले दिन बीरबल ने दरबार लगाया। जयनारायण और विश्वकांत दोनों उपस्थित थे। विश्वकांत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने सोचा कि इस बार बीरबल भी उसकी चाल को नहीं काट पाएंगे। विश्वकांत, बीरबल ने शांति से कहा, किसान जयनारायण ने तुम्हें समय पर ऋण चुकाया, क्या यह सच है? जी हाँ जहांपनाह, यह सच है। और तुम कहते हो कि चूंकि तुम्हें कोई खुशी महसूस नहीं हुई, इसलिए किसान ने शर्त 3 का उल्लंघन किया है और अब उसे कोड़े खाने चाहिए। बिल्कुल, शर्त 3 स्पष्ट है और मुझे सच में कोई खुशी महसूस नहीं हुई। विश्वकांत ने जानबूझकर चेहरा उदास बनाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, इस मामले को सुलझाने के लिए हमें एक नए अनुबंध की आवश्यकता है। विश्वकांत, क्या तुम इस बात से सहमत हो कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया और अधिक लाभकारी समझौता तैयार किया है? विश्वकांत, जो हमेशा लाभ की तलाश में रहता था, तुरंत सहमत हो गया। यदि यह लाभकारी है तो मुझे स्वीकार है। बीरबल ने दरबार में एक नया अनुबंध पेश किया। अनुबंध बी, बीरबल का समझौता। विश्वकांत, तुम मानते हो कि तुम्हें किसान के समय पर भुगतान से कोई खुशी नहीं हुई। अब चूंकि किसान ने शर्त 3 का उल्लंघन किया है, उसे तुम्हें 100 कोड़े मारने की अनुमति देनी होगी। विश्वकांत की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन इस नए समझौते के अनुसार जयनारायण को कोड़े मारने की अनुमति मिलेगी, लेकिन पहला कोड़ा तुम्हें किसान को नहीं बल्कि मुझे, बीरबल को मारना होगा, और दूसरा कोड़ा तुम्हें अपने ही चेहरे पर मारना होगा। इसके बाद यदि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें कोड़े खाने से खुशी नहीं मिल रही है, तो तुम किसान को बाकी कोड़े मार सकते हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर भी हैरान थे। विश्वकांत अवाक रह गया। यह क्या बकवास है? विश्वकांत ने गुस्से से कहा। बीरबल ने तुरंत अपनी चाल चली। याद रखो विश्वकांत, तुमने अभी अभी कहा था कि तुम लाभकारी समझौता स्वीकार करोगे। अब किसान तुम्हें 100 कोड़े मारता, उससे बेहतर है कि तुम्हें केवल 2 कोड़े, जो तुम्हें खुद या मुझे मारने हैं, खाने पड़े। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लाभ है। क्या तुम इनकार करते हो? यदि तुम इनकार करते हो
तो तुम मानते हो कि तुमने लाभ को ठुकराया है, और इसका मतलब है कि तुम ऋण चुकाने वाले किसान को कोड़े मारने के लिए बहुत उत्सुक थे, यानी तुम्हें खुशी महसूस हुई। अध्याय 6, जाल का टूटना। विश्वकांत फंस चुका था। वह जानता था कि यदि वह मना करता है तो बीरबल साबित कर देंगे कि वह झूठ बोल रहा था, और उसे सिक्के मिलने पर खुशी हुई थी, जिससे शर्त 3 के अनुसार किसान को उसे कोड़े मारने की अनुमति मिल जाएगी। उसने हताश होकर कहा, ठीक है, मैं इस अपमानजनक समझौते को स्वीकार करता हूँ। मैं इस कोड़े को खुद ही समाप्त करना चाहता हूँ। बीरबल ने जयनारायण को एक मजबूत कोड़ा दिया। जयनारायण, अब तुम अपनी अनुमति के अनुसार पहले विश्वकांत को 100 कोड़े मारो, लेकिन कोड़े मारने से पहले तुम्हें उन्हें शर्त 4 के बारे में याद दिलाना होगा। बीरबल ने विश्वकांत से कहा, तुमने खुद को कोड़े खाने से बचाने के लिए 100 कोड़ों के बजाय 2 कोड़े खाने का लाभ चुना। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम दुखी होने का नाटक कर रहे थे। जयनारायण ने आगे बढ़कर कोड़े को हवा में उठाया। विश्वकांत सेठ जी, जयनारायण ने कहा, शर्त 3 के अनुसार यदि आपको खुशी महसूस हुई होती तो मैं आपको 100 कोड़े मार सकता था, लेकिन बीरबल साहब ने आपकी मूर्खतापूर्ण चालाकी को पकड़ लिया है। आपको सिक्कों की वापसी से खुशी हुई, लेकिन आपने नाटक किया। जयनारायण ने विश्वकांत को कोड़े मारने के लिए हाथ उठाया। विश्वकांत चिल्लाया, रुको, मुझे कोई कोड़े नहीं चाहिए। मुझे सिक्कों से कोई खुशी नहीं हुई। मैं यह सब वापस लेता हूँ। मुझे कोई न्याय नहीं चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, यह देखिए। विश्वकांत को सिक्के मिलने की खुशी से इतना डर लग रहा था कि उसने खुद ही स्वीकार कर लिया कि उसे कोई न्याय नहीं चाहिए। उसकी चालाकी अब उसकी सबसे बड़ी मूर्खता बन गई है। अकबर ने फैसला सुनाया, विश्वकांत, तुम्हारी चालाकी ने तुम्हें फंसाया है। तुम कोड़े खाने से इतने डर गए कि तुमने अपना दावा ही छोड़ दिया। जयनारायण पूरी तरह से मुक्त है और तुम्हारे सिक्कों पर कोई दावा नहीं बनता। विश्वकांत पर दरबार की मानहानि का जुर्माना लगाया जाए। बीरबल ने एक और काम किया। उसने जयनारायण को धीरे से समझाया, मूर्ख मत बनो। तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसा कमाया था वह तुम्हारे लिए खुशी थी। विश्वकांत ने उस खुशी को नष्ट करने की कोशिश की। जयनारायण ने अपने पैसे लिए और खुशी खुशी दरबार से चला गया। पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग 2 में आप पढ़ेंगे प्रतिशोध की शपथ। अपमानित विश्वकांत चतुर बीरबल से भयंकर प्रतिशोध लेने की शपथ लेता है और एक ऐसा जाल बिछाता है जहां अकबर और बीरबल की दोस्ती खतरे में पड़ जाएगी। अदृश्य हीरा। विश्वकांत एक अदृश्य हीरे की कहानी फैलाता है और बीरबल को उसे खोजने की चुनौती देता है। अकबर का गुस्सा। बीरबल की एक कथित मूर्खतापूर्ण गलती के कारण अकबर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और बीरबल को दरबार से निकाल दिया जाता है। बुद्धि का चरम। बीरबल दरबारी न रहते हुए भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके विश्वकांत के अंतिम और सबसे बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं और साबित करते हैं कि असली चालाक कौन है। क्या आप चाहते हैं कि मैं बीरबल और चालाक व्यापारी भाग 2 को आगे लिखूं? प्रतिशोध की शपथ। अकबर के दरबार में हुए अपमान ने विश्वकांत चतुर को तोड़ दिया था, लेकिन उसकी ईर्ष्या और प्रतिशोध की आग ने उसे पहले से कहीं अधिक खतरनाक बना दिया। उस पर जुर्माना लगाया गया। उसका व्यापारिक आत्मविश्वास चूर हो गया था और यह सब बीरबल के कारण हुआ था। विश्वकांत ने उसी रात फतेहपुर सीकरी छोड़ दिया और पास के एक गुप्त ठिकाने पर चला गया। उसने शपथ ली कि वह बीरबल को केवल पराजित नहीं करेगा बल्कि उन्हें अपमानित करेगा और उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला देगा। विश्वकांत का नया सिद्धांत, यदि मैं कानूनी रूप से नहीं जीत सकता तो मैं धारणा परसेप्शन से जीतूंगा। मैं अकबर को यह विश्वास दिलाऊंगा कि बीरबल मूर्ख और अयोग्य है। अगले 6 महीने तक विश्वकांत ने अपनी योजना पर काम किया। उसने अपनी सारी बची हुई दौलत नए गुप्तचरों को नियुक्त करने और अफवाहों का एक जाल बिछाने में लगा दी। अध्याय 8 अदृश्य हीरे का जाल। विश्वकांत की पहली चाल बहुत पेचीदा थी। उसने पूरे राज्य में यह अफवाह फैलाई कि उसके पास माया रतन नाम का एक ऐसा अदृश्य हीरा है जो केवल अत्यधिक बुद्धिमान और सत्यवादी व्यक्ति को ही दिखाई देता है। यह ठीक उसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक जाल था जैसा मूर्ख बनना मना है कहानी में अदृश्य कपड़े का था। कोई भी दरबारी या अमीर व्यापारी यह कहने का साहस नहीं करेगा कि उसे हीरा नहीं दिख रहा है,
क्योंकि इससे वे मूर्ख कहलाएंगे। कुछ ही दिनों में यह अफवाह अकबर के दरबार तक पहुंच गई। महाराजा अकबर उत्सुक थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस माया रतन के बारे में जानते हो? सुना है विश्वकांत इसे अत्यधिक मूल्य पर बेचना चाहता है। बीरबल ने तुरंत विश्वकांत की चाल को भांप लिया। जहां पनाह, यह वही चालाक व्यापारी है जो आपको फंसाना चाहता है। यह हीरा निश्चित रूप से अदृश्य नहीं बल्कि अस्तित्वहीन है। अकबर ने हंसकर कहा, हो सकता है, लेकिन यदि वह मौजूद है तो वह हमारे खजाने में होना चाहिए। बीरबल, मैं तुम्हें यह चुनौती देता हूं, तुम विश्वकांत के पास जाओ और उस हीरे की जांच करो। यदि वह मौजूद है तो उसे हमारे लिए खरीदो, यदि नहीं तो उसे उसकी इस चाल के लिए दंडित करो। लेकिन सावधान, यदि तुम मूर्ख बने तो यह दरबार के लिए अपमान होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानते थे कि विश्वकांत उन्हें एक ऐसी स्थिति में धकेलना चाहता है जहां बीरबल को या तो झूठ बोलना पड़े कि उन्होंने हीरा देखा है और इस तरह उसकी मूर्खता का समर्थन करना पड़े, या सच बोलना पड़े कि हीरा मौजूद नहीं है और इस तरह उन सभी को जो हीरा देख रहे थे उन्हें मूर्ख कहना पड़े। अध्याय 9, बीरबल की जवाबी चाल। बीरबल सीधे विश्वकांत के गुप्त ठिकाने पर पहुंचे। विश्वकांत पूरे आत्मविश्वास के साथ एक मखमली डिब्बा लेकर बैठा था। स्वागत है बीरबल, विश्वकांत ने व्यंग्य किया। मैं जानता था कि आप आएंगे। देखिए, यह है माया रतन। विश्वकांत ने डिब्बा खोला जो स्वाभाविक रूप से पूरी तरह खाली था। कैसा लगा बीरबल? विश्वकांत ने पूछा। क्या आपको यह दिव्य हीरा दिखाई दे रहा है? यदि नहीं तो आपको स्वीकार करना होगा कि आप या तो बुद्धिमान नहीं है या आप सत्यवादी नहीं हैं। बीरबल ने बिना हिचकिचाए डिब्बे की ओर देखा, फिर विश्वकांत की ओर। वाह विश्वकांत, बीरबल ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। यह हीरा तो सच में अद्भुत है। यह न केवल अदृश्य है बल्कि यह ज्ञान और सत्य की चमक से भरा हुआ है। विश्वकांत अवाक रह गया। उसने सोचा था कि बीरबल या तो इनकार करेंगे या मूर्ख बनने से बचेंगे, लेकिन बीरबल ने खुले तौर पर झूठ बोल दिया। बीरबल ने आगे कहा, यह हीरा इतना अमूल्य है कि इसे खरीदने के लिए अकबर ने मुझे 1000 सोने के सिक्के दिए हैं। बीरबल ने सोने के सिक्के विश्वकांत की ओर बढ़ाए। विश्वकांत की आंखें चमक उठीं। उसका लालच जाग उठा, लेकिन बीरबल ने तुरंत जोड़ा, इन सिक्कों की एक शर्त है। यह हीरा इतना दिव्य है कि यह किसी धोखेबाज या लालची व्यक्ति के हाथों में जाते ही लोहे के एक टुकड़े में बदल जाता है। मैं आपको यह हीरा 1000 सिक्कों में दूंगा, लेकिन यदि यह लोहे में बदल गया तो आपको सिक्के तुरंत लौटाने होंगे। विश्वकांत का लालच और डर आपस में टकराने लगा। उसने सोचा, यदि मैं इस हीरे को ले लूं और बीरबल दरबार में जाकर कहें कि उन्होंने इसे देखा था तो मैं 1000 सिक्के कमा लूंगा। यदि यह लोहे में बदल भी गया तो मैं कह दूंगा कि यह शाप के कारण हुआ। मैं स्वीकार करता हूं। विश्वकांत ने झट से सोने के सिक्के ले लिए और डिब्बा बंद कर दिया। बीरबल वापस दरबार में पहुंचे और घोषणा की, जहांपनाह, मैंने हीरा खरीद लिया है। वह सच में अद्भुत है। अध्याय 10, दरबार में विश्वासघात। अगले दिन बीरबल की इस मूर्खतापूर्ण खरीद की खबर पूरे दरबार में फैल गई। हर दरबारी बीरबल की हंसी उड़ा रहा था, लेकिन कोई भी यह कहने का साहस नहीं कर रहा था कि उन्होंने हीरा नहीं देखा। तभी राजगुरु भीमसेन, जिसे पहले बीरबल ने अपमानित किया था और जो अब विश्वकांत से मिल चुका था, दरबार में आया। भीमसेन ने अकबर के सामने एक और याचिका रखी, जहांपनाह, बीरबल एक धोखेबाज है। वह आपको एक झूठा हीरा बेचकर मूर्ख बना रहे हैं। मैंने स्वयं बीरबल को विश्वकांत से मिलते देखा था। वे दोनों मिलकर आपके खजाने को लूट रहे हैं। अकबर क्रोधित हो उठे। बीरबल, क्या तुम सच में एक खाली डिब्बा खरीद कर लाए हो? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपको उस खाली डिब्बे को दिखाने को तैयार हूं, लेकिन यदि आप उसे नहीं देख पाए तो यह मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे दरबार के लिए अपमान होगा। तभी विश्वकांत चतुर खुद दरबार में प्रकट हुआ। हाँ जहांपनाह, विश्वकांत ने नाटक करते हुए कहा, बीरबल ने मुझसे वह हीरा खरीदा था, लेकिन मुझे लगता है कि बीरबल ने खुद ही मुझे धोखा दिया है।
उन्होंने मुझे बताया था कि यह हीरा धोखेबाज के हाथ जाते ही लोहे में बदल जाता है। मैंने जैसे ही इसे छुआ, वह सचमुच लोहे के टुकड़े में बदल गया। विश्वकांत ने डिब्बा खोला और उसमें एक छोटा सा जंग लगा लोहे का टुकड़ा था। जहां पनाह, यह देखिए, बीरबल ने मुझे धोखा दिया। वह खुद एक धोखेबाज है। विश्वकांत दहाड़ा। अकबर ने बीरबल को घूर कर देखा। बीरबल, यह क्या है? तुमने जानबूझकर विश्वकांत से एक झूठा हीरा खरीदा और फिर उसे धोखा दिया। क्या तुम भी धोखेबाजी पर उतर आए हो? यह दरबार के नियमों का उल्लंघन है। जहां पनाह, मैं। बीरबल कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अकबर का गुस्सा चरम पर था। बस, बीरबल, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बुद्धि के लिए सम्मान दिया, लेकिन तुमने मेरी सरलता का फायदा उठाया है। तुम एक धोखेबाज के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। मैं तुम्हें दरबार से बर्खास्त करता हूं। तुम तुरंत फतेहपुर सीकरी छोड़ दो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने बिना एक शब्द कहे सिर झुकाया, अपनी पगड़ी उतारी और अकबर के दरबार से चुपचाप निकल गए। विश्वकांत अपनी जीत पर अंदर ही अंदर हंस रहा था। उसका प्रतिशोध पूरा हो गया था। अध्याय 11, बीरबल का वनवास और खोज। बीरबल को फतेहपुर सीकरी छोड़कर वनवास में जाना पड़ा, लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। वह जानते थे कि विश्वकांत का असली षड्यंत्र केवल उन्हें अपमानित करना नहीं था, बल्कि साम्राज्य को अस्थिर करना था। बीरबल चुपके से एक साधारण किसान के वेश में राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर विश्वकांत के बारे में गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि विश्वकांत बीरबल के जाने के बाद दरबार में वापस आ गया था। उसने अकबर को विश्वास दिला दिया था कि वह अब ईमानदार हो गया है और उसे मुख्य वित्त सलाहकार का पद दे दिया गया था, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने के अद्भुत तरीके थे। विश्वकांत ने तुरंत अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने अकबर को सलाह दी कि वह सभी पुरानी सोने की मुद्राएं जब्त करके उन्हें नई, कम मूल्य वाली मिश्रित धातुओं की मुद्राओं में बदल दे। उसने तर्क दिया कि इससे खजाना दोगुना हो जाएगा। यह सलाह अत्यंत खतरनाक थी, क्योंकि इससे न केवल जनता का विश्वास टूटेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी। बीरबल समझ गए कि विश्वकांत का असली मकसद राज्य को बर्बाद करना था, ताकि वह खुद को बाद में तारनहार के रूप में पेश कर सके। अध्याय 12, अंतिम बाजी, आजादी का कबूतर। बीरबल को तुरंत अकबर को इस खतरे के बारे में बताना था, लेकिन वह दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते थे। बीरबल ने अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक चाल चली। उन्होंने जंगल में एक सफेद कबूतर पकड़ा, उसे प्रशिक्षित किया और उसके गले में एक गुप्त संदेश बांधा, जिसे केवल अकबर ही समझ सकता था। संदेश में एक पहेली लिखी थी। वह वस्तु जो अदृश्य थी, अब लोहे में क्यों बदल गई? जिसने लोहे को लोहे के रूप में स्वीकार किया, उसी ने झूठ को सत्य कहा। खजाने में जो बढ़ता है, वह वास्तव में घटता है। बुद्धि का मोल लोहे से नहीं, सोने से आका जाता है। जहां पनाह, अदृश्य हीरा आपको मूर्ख नहीं बना रहा था, अदृश्य लालच आपको मूर्ख बना रहा है। कबूतर संदेश लेकर दरबार में पहुंचा। अकबर ने संदेश पढ़ा, लेकिन उन्हें पहेली समझ नहीं आई। उन्होंने विश्वकांत से पूछा। विश्वकांत ने तुरंत पहेली को तोड़-मरोड़ कर कहा, जहांपनाह, यह बीरबल का आखिरी षड्यंत्र है। वह अभी भी आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है कि मैं लालची हूं। तभी बीरबल फकीर के वेश में दरबार के बाहर से एक जोर की आवाज में चिल्लाए, जहांपनाह, मैं हूं सत्य का फकीर। मैं जानता हूं कि आपका खजाना खाली होने वाला है। विश्वकांत ने आपको मिश्रित धातुओं की मुद्राएं बनाने की सलाह क्यों दी? क्योंकि वह उन मुद्राओं को गुप्त रूप से शुद्ध सोने से बदल देगा और आपका पूरा खजाना चुरा लेगा। अकबर ने आदेश दिया कि फकीर को अंदर लाया जाए। जब बीरबल अंदर आए, तो अकबर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। बीरबल, तुम वापस आ गए। क्या तुम अब भी मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, जहांपनाह, बीरबल ने अपनी पगड़ी वापस पहन ली। मैं आपको केवल यह समझाने आया हूं कि विश्वकांत ने आपको 2 बार मूर्ख बनाया। अदृश्य हीरा, जहांपनाह, जब मैंने डिब्बे में हीरा देखा था, तो मैंने झूठ बोला था। लेकिन मैंने यह झूठ क्यों बोला? ताकि विश्वकांत लालच में आकर उसे 1000 सिक्कों में बेच दे। वह जानता था कि हीरा मौजूद नहीं है,
लेकिन उसने पैसे के लालच में उसे लोहे में बदल दिया और खुद को धोखे का शिकार बताया। यह सिद्ध करता है कि वह एक झूठा और लालची व्यक्ति है। मुद्रा का बदलाव, जहांपनाह। विश्वकांत ने आपको यह चाल इसलिए बताई क्योंकि वह जानता था कि पुरानी मुद्राओं की कीमत अधिक है। वह उन मुद्राओं को सस्ते में बदलवाकर गुप्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर अरबों कमाता। यह केवल धोखाधड़ी नहीं, यह राजद्रोह है। अकबर ने तुरंत विश्वकांत के गुप्त ठिकाने की तलाशी लेने का आदेश दिया। तलाशी में एक गुप्त तहखाना मिला जहां विश्वकांत ने शुद्ध सोने की मुद्राओं के ढेर जमा कर रखे थे और अंतर्राष्ट्रीय डीलरों को भेजने की तैयारी कर रहा था। अध्याय 13, असली चालाक। विश्वकांत का षड्यंत्र पूरी तरह से उजागर हो गया। उसे तुरंत बंदी बना लिया गया और उसे राजद्रोह के लिए दंडित किया गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुम सबसे महान हो। तुमने मुझे एक ऐसे खतरे से बचाया जिसे मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाया था। तुमने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। लालच की चमक हमेशा बुद्धि पर हावी नहीं होनी चाहिए। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा। विश्वकांत चालाक था, लेकिन उसने अपनी चालाकी को ईमानदारी के कवच से नहीं ढका। असली चालाक वह है जो सत्य का सहारा लेकर अपनी बुद्धि का उपयोग करे। बीरबल को पूरे सम्मान के साथ दरबार में बहाल किया गया और उनका पद पहले से भी ऊंचा कर दिया गया। बीरबल और चालाक व्यापारी की कहानी पूरे मुगल साम्राज्य में फैल गई और बीरबल की बुद्धिमत्ता, जो एक बार खतरे में थी, अब एक किंवदंती बन गई। कहानी समाप्त। मुझे उम्मीद है कि बीरबल और चालाक व्यापारी की यह। तभी राजगुरु भीमसेन, जिसे पहले बीरबल ने अपमानित किया था और जो अब विश्वकांत से मिल चुका था, दरबार में आया। भीमसेन ने अकबर के सामने एक और याचिका रखी। जहांपनाह, बीरबल एक धोखेबाज है। वह आपको एक झूठा हीरा बेचकर मूर्ख बना रहे हैं। मैंने स्वयं बीरबल को विश्वकांत से मिलते देखा था। वे दोनों मिलकर आपके खजाने को लूट रहे हैं। अकबर क्रोधित हो उठे। बीरबल, क्या तुम सच में एक खाली डिब्बा खरीद कर लाए हो? बीरबल ने शांति से जवाब दिया। जहांपनाह, मैं आपको उस खाली डिब्बे को दिखाने को तैयार हूं, लेकिन यदि आप उसे नहीं देख पाए तो यह मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे दरबार के लिए अपमान होगा। तभी विश्वकांत, चतुर, खुद दरबार में प्रकट हुआ। हाँ जहांपनाह, विश्वकांत ने नाटक करते हुए कहा। बीरबल ने मुझसे वह हीरा खरीदा था, लेकिन मुझे लगता है कि बीरबल ने खुद ही मुझे धोखा दिया है। उन्होंने मुझे बताया था कि यह हीरा धोखेबाज के हाथ जाते ही लोहे में बदल जाता है। मैंने जैसे ही इसे छुआ, वह सचमुच लोहे के टुकड़े में बदल गया। विश्वकांत ने डिब्बा खोला और उसमें एक छोटा सा जंग लगा लोहे का टुकड़ा था। जहांपनाह, यह देखिए, बीरबल ने मुझे धोखा दिया। वह खुद एक धोखेबाज है। विश्वकांत दहाड़ा। अकबर ने बीरबल को घूर कर देखा। बीरबल, यह क्या है? तुमने जानबूझकर विश्वकांत से एक झूठा हीरा खरीदा और फिर उसे धोखा दिया। क्या तुम भी धोखेबाजी पर उतर आए हो? यह दरबार के नियमों का उल्लंघन है। जहांपनाह, मैं। बीरबल कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अकबर का गुस्सा चरम पर था। बस, बीरबल, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बुद्धि के लिए सम्मान दिया, लेकिन तुमने मेरी सरलता का फायदा उठाया है। तुम एक धोखेबाज के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। मैं तुम्हें दरबार से बर्खास्त करता हूं। तुम तुरंत फतेहपुर सीकरी छोड़ दो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने बिना एक शब्द कहे सिर झुकाया, अपनी पगड़ी उतारी और अकबर के दरबार से चुपचाप निकल गए। विश्वकांत अपनी जीत पर अंदर ही अंदर हंस रहा था। उसका प्रतिशोध पूरा हो गया था। अध्याय 11, बीरबल का वनवास और खोज। बीरबल को फतेहपुर सीकरी छोड़कर वनवास में जाना पड़ा, लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। वह जानते थे कि विश्वकांत का असली षड्यंत्र केवल उन्हें अपमानित करना नहीं था, बल्कि साम्राज्य को अस्थिर करना था। बीरबल चुपके से एक साधारण किसान के वेश में राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर विश्वकांत के बारे में गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि विश्वकांत बीरबल के जाने के बाद दरबार में वापस आ गया था। उसने अकबर को विश्वास दिला दिया था कि वह अब ईमानदार हो गया है और उसे मुख्य वित्त सलाहकार का पद दे दिया गया था, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने के अद्भुत तरीके थे।
विश्वकांत ने तुरंत अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने अकबर को सलाह दी कि वह सभी पुरानी सोने की मुद्राएं जब्त करके उन्हें नई, कम मूल्य वाली मिश्रित धातुओं की मुद्राओं में बदल दे। उसने तर्क दिया कि इससे खजाना दोगुना हो जाएगा। यह सलाह अत्यंत खतरनाक थी, क्योंकि इससे न केवल जनता का विश्वास टूटेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी। बीरबल समझ गए कि विश्वकांत का असली मकसद राज्य को बर्बाद करना था, ताकि वह खुद को बाद में तारनहार के रूप में पेश कर सके। अध्याय 12 अंतिम बाजी, आजादी का कबूतर। बीरबल को तुरंत अकबर को इस खतरे के बारे में बताना था, लेकिन वह दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते थे। बीरबल ने अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक चाल चली। उन्होंने जंगल में एक सफेद कबूतर पकड़ा, उसे प्रशिक्षित किया और उसके गले में एक गुप्त संदेश बांधा, जिसे केवल अकबर ही समझ सकता था। संदेश में एक पहेली लिखी थी। वह वस्तु जो अदृश्य थी, अब लोहे में क्यों बदल गई? जिसने लोहे को लोहे के रूप में स्वीकार किया, उसी ने झूठ को सत्य कहा। खजाने में जो बढ़ता है, वह वास्तव में घटता है। बुद्धि का मोल लोहे से नहीं, सोने से आका जाता है। जहां पनाह, अदृश्य हीरा आपको मूर्ख नहीं बना रहा था, अदृश्य लालच आपको मूर्ख बना रहा है। कबूतर संदेश लेकर दरबार में पहुंचा। अकबर ने संदेश पढ़ा, लेकिन उन्हें पहेली समझ नहीं आई। उन्होंने विश्वकांत से पूछा। विश्वकांत ने तुरंत पहेली को तोड़ कर कहा, जहांपनाह, यह बीरबल का आखिरी षड्यंत्र है। वह अभी भी आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है कि मैं लालची हूं। तभी बीरबल फकीर के वेश में दरबार के बाहर से एक जोर की आवाज में चिल्लाए, जहांपनाह, मैं हूं सत्य का फकीर। मैं जानता हूं कि आपका खजाना खाली होने वाला है। विश्वकांत ने आपको मिश्रित धातुओं की मुद्राएं बनाने की सलाह क्यों दी? क्योंकि वह उन मुद्राओं को गुप्त रूप से शुद्ध सोने से बदल देगा और आपका पूरा खजाना चुरा लेगा। अकबर ने आदेश दिया कि फकीर को अंदर लाया जाए। जब बीरबल अंदर आए, तो अकबर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। बीरबल, तुम वापस आ गए। क्या तुम अब भी मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, जहांपनाह, बीरबल ने अपनी पगड़ी वापस पहन ली। मैं आपको केवल यह समझाने आया हूं कि विश्वकांत ने आपको 2 बार मूर्ख बनाया। अदृश्य हीरा, जहांपनाह, जब मैंने डिब्बे में हीरा देखा था, तो मैंने झूठ बोला था। लेकिन मैंने यह झूठ क्यों बोला? ताकि विश्वकांत लालच में आकर उसे 1000 सिक्कों में बेच दे। वह जानता था कि हीरा मौजूद नहीं है, लेकिन उसने पैसे के लालच में उसे लोहे में बदल दिया और खुद को धोखे का शिकार बताया। यह सिद्ध करता है कि वह एक झूठा और लालची व्यक्ति है। मुद्रा का बदलाव, जहांपनाह, विश्वकांत ने आपको यह चाल इसलिए बताई क्योंकि वह जानता था कि पुरानी मुद्राओं की कीमत अधिक है। वह उन मुद्राओं को सस्ते में बदलवाकर गुप्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर अरबों कमाता। यह केवल धोखाधड़ी नहीं, यह राजद्रोह है। अकबर ने तुरंत विश्वकांत के गुप्त ठिकाने की तलाशी लेने का आदेश दिया। तलाशी में एक गुप्त तहखाना मिला, जहां विश्वकांत ने शुद्ध सोने की मुद्राओं के ढेर जमा कर रखे थे और अंतर्राष्ट्रीय डीलरों को भेजने की तैयारी कर रहा था। अध्याय 13 असली चालाक। विश्वकांत का षड्यंत्र पूरी तरह से उजागर हो गया। उसे तुरंत बंदी बना लिया गया और उसे राजद्रोह के लिए दंडित किया गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुम सबसे महान हो। तुमने मुझे एक ऐसे खतरे से बचाया जिसे मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाया था। तुमने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। लालच की चमक हमेशा बुद्धि पर हावी नहीं होनी चाहिए। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा। विश्वकांत चालाक था, लेकिन उसने अपनी चालाकी को ईमानदारी के कवच से नहीं ढका। असली चालाक वह है जो सत्य का सहारा लेकर अपनी बुद्धि का उपयोग करे। बीरबल को पूरे सम्मान के साथ दरबार में बहाल किया गया और उनका पद पहले से भी ऊंचा कर दिया गया। बीरबल और चालाक व्यापारी की कहानी पूरे मुगल साम्राज्य में फैल गई और बीरबल की बुद्धिमत्ता, जो एक बार खतरे में थी, अब एक किंवदंती बन गई। कहानी समाप्त। मुझे उम्मीद है कि बीरबल और चालाक व्यापारी की यह इम्तिहान की घोषणा मुगल सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी में, जहां लाल पत्थरों से बने महल हवा में मुगलकालीन शौर्य की गाथाएं गाते थे, सम्राट अकबर एक गहन चिंतन में थे। उनका दरबार नवरत्नों से सुसज्जित होते हुए भी एक नए
बेदाग और असाधारण मुख्य सलाहकार की तलाश में था। एक दिन पूरे साम्राज्य में एक शाही फरमान सुनाया गया। यह कोई साधारण आदेश नहीं, बल्कि एक खुली चुनौती थी। सम्राट अकबर ने ज्ञान की सर्वोच्च परीक्षा सभा का आयोजन किया है। यह परीक्षा केवल विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो न केवल बुद्धिमान है, बल्कि जिनके पास सच्चाई, साहस और मानवता का ज्ञान है। विजेता को मुख्य सलाहकार का पद और ज्ञान रत्न का शाही खिताब मिलेगा। यह घोषणा सुनकर पूरे साम्राज्य में हलचल मच गई। दूर दराज के कोनों से उज्जैन के पंडित, कंधार के गणितज्ञ, बंगाल के कवि और दिल्ली के व्यापारी सभी अपनी किस्मत आजमाने फतेहपुर सीकरी की ओर चल पड़े। अध्याय 2। 3 प्रमुख प्रतियोगी। परीक्षा के लिए कुल 25 लोगों का चयन हुआ, लेकिन 3 प्रतियोगी ऐसे थे जो अपनी विशिष्टता के कारण सबका ध्यान खींच रहे थे। पंडित धर्मपाल, वह बनारस के सबसे प्रतिष्ठित वेदों और शास्त्रों के विद्वान थे। उनका मानना था कि किताबों का ज्ञान ही सर्वोच्च है। उनका उद्देश्य था कि वह दरबार को तर्क और शास्त्रार्थ की शुद्धता से चलाए। वह घमंडी नहीं थे, लेकिन ज्ञान के प्रति अपनी श्रेष्ठता को लेकर अति आत्मविश्वासी थे। जाहिद खान, वह कंधार से आए एक युवा और तेज तर्रार गणितज्ञ और रणनीतिकार थे। जाहिद का विश्वास था कि दुनिया केवल तर्क और संख्या पर चलती है। उनका उद्देश्य था कि वह राज्य की समस्याओं को गणितीय समीकरणों और निर्दोष रणनीति से सुलझाए। मीराबाई, सत्यदर्शी, वह किसी स्कूल या मदरसे से नहीं आई थीं। वह एक साधारण गृहस्थ महिला थीं जो पास के गांव में रहती थीं। उनकी ख्याति उनकी साधारण समझ, तीक्ष्ण अवलोकन शक्ति और अटूट सत्यनिष्ठा के लिए थी। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके पास जीवन का व्यावहारिक ज्ञान है। बीरबल, जो अकबर के बगल में बैठे थे, इन तीनों को ध्यान से देख रहे थे। जहांपनाह, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, पंडित धर्मपाल का मस्तिष्क एक पुस्तकालय है, जाहिद खान का मस्तिष्क एक कैलकुलेटर है, और मीराबाई का मस्तिष्क, वह एक आईना है जो सब कुछ वैसा ही दिखाता है जैसा वह है। अकबर मुस्कुराए। हम देखेंगे, बीरबल, इन तीनों में से कौन इस पद के योग्य है। अध्याय 3। पहला चरण, ज्ञान का भार। परीक्षा सभा का पहला दिन शुरू हुआ। यह चरण ज्ञान का भार कहलाता था। अकबर ने सभी प्रतियोगियों को एक एक कर बुलाया और उन्हें एक एक मिट्टी का मटका दिया। अकबर ने घोषणा की, इस मटके को लेकर तुम्हें 1 सप्ताह तक रहना होगा। इसे कहीं रखना नहीं है, इसे किसी को दिखाना नहीं है, और इसका भार हर दिन बढ़ता रहेगा। जिस दिन तुम इसके भार से टूट जाओगे, तुम परीक्षा से बाहर हो जाओगे। यह एक अजीबोगरीब चुनौती थी। मटका बिल्कुल खाली और हल्का था। पंडित धर्मपाल ने मटका लिया और उसे अपने कुर्ते के नीचे छुपा लिया। वह हर समय मटके के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने सोचा, अकबर ने इसे क्यों दिया? क्या इसके अंदर कोई गुप्त मंत्र है? क्या यह मटका सचमुच भारी होगा, या यह केवल मानसिक बोझ है? हर गुजरते दिन के साथ उनका मानसिक तनाव बढ़ता गया। उन्हें डर था कि कहीं कोई उनके मटके का रहस्य न जान ले। वह खाना पीना भूल गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके ज्ञान का सार उस मटके में छिपा है। जाहिद खान ने मटका लिया और तुरंत उस पर गणितीय गणना शुरू कर दी। उन्होंने सोचा, यदि मटके का भार x से शुरू होता है और यह y% से बढ़ता है, तो किस दिन इसका भार z तक पहुंचेगा, जिससे मुझे शारीरिक रूप से परेशानी होगी। जाहिद खान ने मटके को एक वैज्ञानिक उपकरण माना। वह मटके के भार को एक तराजू पर गुप्त रूप से मापते रहते थे, यह जानने के लिए कि उसका भार किस दर से बढ़ रहा है। चूंकि मटके का भार नहीं बढ़ रहा था, वह भ्रमित हो गए और रात को सो नहीं पाए, क्योंकि उनकी गणना गलत साबित हो रही थी। मीराबाई, सत्यदर्शी, ने मटका लिया और उसे अपनी सूती साड़ी के नीचे लपेट लिया। उन्होंने सोचा, यह एक खाली मटका है, इसका भार कैसे बढ़ सकता है? अकबर हमारी मनोवैज्ञानिक शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। मीराबाई ने मटका एक बच्चे की तरह अपने साथ रखा, लेकिन उसे लेकर वह तनाव में नहीं आई। उन्होंने इसे एक साधारण वस्तु माना। वह अपने रोजमर्रा के काम करती रहीं, और जब कोई उनसे पूछता, यह क्या है, तो वह हंसकर कहती, यह मेरा खाली मटका है, जिसे खाली रहना मना है। 7वें दिन, पंडित धर्मपाल और जाहिद खान मानसिक तनाव और अधूरे ज्ञान के भार से टूटकर परीक्षा से बाहर हो गए। धर्मपाल ने कहा कि मटका उनके ज्ञान को गुमराह कर रहा है, और जाहिद खान ने कहा कि मटका भौतिकी के नियमों का उल्लंघन कर रहा है।
मीराबाई हंसते हुए सभा में आईं, मटका लेकर। अकबर ने पूछा, मीराबाई, तुम कैसे बच गईं? मीराबाई ने कहा, जहांपनाह, मटका खाली था। उसका वास्तविक भार कभी नहीं बढ़ा। उसका भार तब बढ़ता है जब हम उसे रेहे से मानते हैं। मैंने उसे केवल एक मिट्टी का बर्तन माना, इसलिए मेरे लिए उसका भार शून्य ही रहा। पहला सबक, ज्ञान का भार नहीं होता, अधूरे ज्ञान का भ्रम होता है। अध्याय 4, दूसरा चरण, संसाधनों का उपयोग। दूसरा चरण, संसाधनों का उपयोग था। अकबर ने बचे हुए प्रतियोगियों को एक पहाड़ी पर एक सप्ताह के लिए छोड़ दिया, जिसके चारों ओर घना जंगल था। शर्त, तुम्हारे पास केवल एक चाकू और एक मोमबत्ती है। तुम्हें इस पहाड़ी पर एक सप्ताह तक जीवित रहना है, और यहां से वापस आने पर मुझे 3 ऐसी चीजें बतानी है जो तुमने इस जंगल से सीखीं। अधिकांश प्रतियोगियों ने चाकू का उपयोग शिकार करने और मोमबत्ती का उपयोग रात में रोशनी के लिए किया। उन्होंने अपना पूरा सप्ताह भोजन और सुरक्षा में बिता दिया। मीराबाई ने अपनी रणनीति अलग रखी। चाकू का उपयोग, उन्होंने चाकू का उपयोग केवल लकड़ी तराशने के लिए किया, शिकार के लिए नहीं। उन्होंने पत्थरों और टहनियों को तराशकर खिलौने बनाए। मोमबत्ती का उपयोग, उन्होंने मोमबत्ती का उपयोग रात में जंगल के जानवरों को डराने के बजाय आंखों को आराम देने के लिए किया। उन्होंने सूर्यास्त के बाद मोमबत्ती जलाई और जंगल की आवाजों को सुना। एक सप्ताह बाद जब सभी लौटे तो वे थके हुए और भूखे थे। एक प्रतियोगी ने कहा, जहांपनाह, मैंने सीखा कि जंगल में जीवित रहने के लिए शक्ति सबसे जरूरी है। दूसरे ने कहा, मैंने सीखा कि डर से भागना असंभव है। जब मीराबाई की बारी आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सीखी गई पहली चीज, चाकू से मैंने सीखा कि हर हथियार का उपयोग सृजन के लिए किया जा सकता है, न कि केवल विनाश के लिए। मैंने चाकू से खिलौने बनाए। उन खिलौनों को देखकर मेरे मन में शांति आई, जिससे मेरा डर कम हो गया और मुझे खाने की चिंता नहीं हुई। सीखी गई दूसरी चीज, मोमबत्ती से मैंने सीखा कि प्रकाश केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मोमबत्ती की लौ की रोशनी में मैंने जंगल की हर आवाज को ध्यान से सुना। मैंने जाना कि जंगल में जानवर तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। जब मैंने उन्हें खतरा महसूस नहीं कराया तो वे मेरे पास नहीं आए। सीखी गई तीसरी चीज, मैंने सीखा कि सबसे मूल्यवान संसाधन वह नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि वह है जिसका हम उपयोग नहीं करते। जंगल में सबसे बड़ी चीज सच्ची शांति थी। मुझे अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसे पाना था। अकबर दंग रह गए। तुमने संसाधनों को शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया। अध्याय 5, अंतिम पहेली, 3 प्रश्न और मौन का रहस्य। अंतिम चरण शुरू हुआ, जिसमें केवल मीराबाई और 2 अन्य प्रतियोगी बचे थे। यह चरण सीधे अकबर के निजी कक्ष में हुआ। अकबर ने कहा, यह परीक्षा का सबसे कठिन भाग है। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा, जिसके उत्तर न केवल सत्य बल्कि गहन होंगे। वही मेरा सलाहकार होगा। पहला प्रतियोगी, पंडितों का छात्र। अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? उत्तर, महाराज, पहाड़ सबसे भारी है। अकबर, गलत। पहाड़ से भारी मानवीय महत्वाकांक्षा है, जो उसे तोड़ने का सपना देखती है। दूसरा प्रतियोगी, व्यापारी का बेटा। अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? उत्तर, महाराज, सोना सबसे मूल्यवान है। अकबर, गलत। सोने से मूल्यवान समय है, जो उसे खरीदने का मौका देता है। अब मीराबाई की बारी थी। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, मीराबाई, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? मीराबाई ने कुछ पल सोचा, फिर शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिया, महाराज, दुनिया में सबसे तेज चीज है विचार। विचार एक पल में ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा कर सकता है। अकबर, उत्कृष्ट, तुम्हारा जवाब सत्य है। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे अकेला व्यक्ति कौन है? मीराबाई ने फिर गहराई से सोचा, फिर उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में सबसे अकेला व्यक्ति वह है जो अपने सत्य को छिपाता है। वह सबके बीच होकर भी अपने अंदर अकेला रह जाता है। अकबर, अविश्वसनीय। यह गहरे मनोवैज्ञानिक ज्ञान का प्रमाण है। अब अकबर ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, जो सबसे अधिक जटिल था।
मीराबाई, मुझे बताओ, मौन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मीराबाई ने आंखें बंद कर लीं। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। अकबर, बीरबल और अन्य दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे। मीराबाई ने इस प्रश्न पर कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल मुस्कुराया। वह 3 मिनट तक पूरी तरह शांत रहीं। उनकी मुस्कान गहरी होती गई। बीरबल को छोड़कर सभी ने सोचा कि मीराबाई ने इस अंतिम प्रश्न का उत्तर न देकर हार मान ली है। अकबर ने कहा, मीराबाई, तुम शांत क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है? मीराबाई ने आंखें खोलीं और कहा, महाराज, मैंने उत्तर दे दिया है। मेरा मौन ही मौन का सबसे बड़ा रहस्य है। मौन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह उत्तर नहीं देता, यह केवल सुनता है। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर मीराबाई को झुककर प्रणाम किया। मीराबाई, तुम जीतीं। तुमने साबित कर दिया कि किताबों का ज्ञान, तर्क का ज्ञान और साधन का ज्ञान, ये सब अधूरे हैं यदि उनके पीछे मानव मन के सत्य का ज्ञान न हो। पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग 2 में आप पढ़ेंगे ईर्ष्या और षड्यंत्र। दरबार के पुराने सलाहकार और पंडित मीराबाई की सफलता से ईर्ष्या करते हैं और उन्हें नीचा दिखाने के लिए एक भयानक षड्यंत्र रचते हैं। असली परीक्षा मीराबाई को अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने के लिए एक जीवन मरण की पहेली सुलझानी होगी, जिसमें एक बेकसूर किसान का जीवन दांव पर लगा है। पहेली, झूठ का गांव। मीराबाई को एक ऐसे गांव में भेजा जाता है जहां हर कोई झूठ बोलता है और उन्हें उस गांव के राजा का असली खजाना ढूंढना होगा। अंतिम निर्णय, मीराबाई अपनी साधारण समझ और सत्यनिष्ठा से कैसे सबसे जटिल समस्या को सुलझाती है और अकबर का सिंहासन कैसे उनकी बुद्धि का ऋणी बन जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अकबर की परीक्षा सभा भाग 2 को आगे लिखूं? ईर्ष्या का जहर। मीराबाई को ज्ञान रत्न का खिताब मिला और उन्हें अकबर का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति से दरबार के पुराने और घमंडी दरबारी, विशेषकर वे जो शास्त्रीय ज्ञान को सर्वोच्च मानते थे, जैसे पंडित धर्मपाल और अन्य हारे हुए प्रतियोगी, अत्यंत ईर्ष्यालु हो उठे। पंडित धर्मपाल और एक अन्य धूर्त दरबारी, मुलजिम खान, ने मिलकर मीराबाई की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। मुलजिम खान ने अकबर के सामने शिकायत की, जहांपनाह, मीराबाई ने अपनी बुद्धिमत्ता साबित की, लेकिन उनकी जीत किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि भावनाओं पर आधारित थी। मुख्य सलाहकार का पद राज्य की सुरक्षा और वित्त का मामला है। क्या एक गांव की महिला, जिसके पास कोई सैन्य या वित्तीय अनुभव नहीं है, इस जिम्मेदारी को संभाल सकती है? अकबर भी चिंतित हुए। उन्हें मीराबाई की सादगी पसंद थी, लेकिन वह मानते थे कि एक सलाहकार को हर क्षेत्र में सक्षम होना चाहिए। अकबर ने मीराबाई को बुलाया। मीराबाई, तुम्हारे आलोचक कहते हैं कि तुम्हारे पास व्यावहारिक ज्ञान की कमी है। मैं तुम्हें एक और अंतिम परीक्षा देता हूं। यदि तुम इसे पास कर गईं, तो कोई भी तुम्हारी क्षमता पर सवाल नहीं उठाएगा। अध्याय 7, किसान का जीवन और अदृश्य चोरी। मीराबाई की अगली परीक्षा एक ऐसे मामले को सुलझाना था जहां एक निर्दोष किसान का जीवन दांव पर लगा था। राज्य के एक धनी व्यापारी धनराज ने एक गरीब किसान रमाकांत पर 5 मन मौंड अनाज चोरी करने का आरोप लगाया। धनराज का दावा, रमाकांत ने मेरे खेत से चोरी की है। मैंने उसे भागते हुए देखा था और मेरे खेत से 5 मन अनाज कम है। रमाकांत की सफाई, मैं निर्दोष हूं, महाराज। मैं उस समय अपनी बीमार मां के पास था। मैं चोरी नहीं कर सकता। धनराज मुझसे पुरानी दुश्मनी रखता है। अकबर ने यह मामला मीराबाई को सौंपा। शर्त, मीराबाई, तुम्हें 1 सप्ताह के भीतर यह साबित करना होगा कि रमाकांत दोषी है या निर्दोष, और यह भी बताना होगा कि यदि चोरी हुई है तो अनाज कहाँ गया। यदि तुम न्याय नहीं कर पाई तो यह साबित हो जाएगा कि तुम दरबार के योग्य नहीं हो। मीराबाई ने तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने न तो गवाहों को डराया, न ही किसी पर दबाव डाला। उन्होंने सीधे खेत का दौरा किया। मीराबाई ने रमाकांत के गांव में 3 दिन बिताए और 3 चीजों का अवलोकन किया। धनराज का खेत की मिट्टी सूखी और भुरभुरी थी, लेकिन मेड़ के पास के कुछ हिस्से गीले थे। रमाकांत का घर खेत से काफी दूर था। उसकी मां वास्तव में बीमार थी और पिछले 1 महीने से चारपाई पर पड़ी थी। मौसम, पिछले 1 महीने से क्षेत्र में कोई बारिश नहीं हुई थी। चौथे दिन मीराबाई दरबार में लौटीं और अपना फैसला सुनाया। मीराबाई ने कहा,
जहांपनाह, रमाकांत निर्दोष है, चोरी नहीं हुई है। धनराज और मुलजिम खान चिल्ला उठे, झूठ, मेरा 5 मन अनाज कहा गया। मीराबाई ने शांत होकर जवाब दिया, धनराज, तुम्हारा अनाज चोरी नहीं हुआ, वह तुम्हारी जमीन में ही मौजूद है। मीराबाई ने अकबर को समझाया, जहांपनाह, मैंने धनराज के खेत की मिट्टी की जांच की। पूरी मिट्टी सूखी थी, सिवाय उस हिस्से के जहां रमाकांत के भागने का दावा किया गया था। मैंने पाया कि वह नमी खेत के सबसे निचले हिस्से में थी। असल बात यह है कि 5 मन अनाज सूख गया। जब किसान अनाज काटता है तो वह उसे तौल कर रखता है। गर्मी के कारण और उचित भंडारण न होने के कारण अनाज का प्राकृतिक वजन कम हो गया। धनराज को लगा कि वह 5 मन चोरी हो गया है, जबकि वह अनाज का पानी था जो उड़ गया। मुलजिम खान ने विरोध किया, लेकिन यदि यह सच है तो रमाकांत का नाम क्यों लिया? और भी कई खेत है। मीराबाई ने हंसकर कहा, क्योंकि रमाकांत का घर खेत से दूर है। यदि कोई चोरी करता तो वह वहां से दूर भागता। लेकिन गीली मिट्टी का एक और सबूत था। खेत की मेड़ पर एक छोटा सा छेद था जो चूहों ने बनाया था। वह नमी इसलिए थी क्योंकि चूहों ने भूमिगत जल को पास से खींच लिया था। मीराबाई ने रमाकांत को निर्दोष साबित किया और धनराज को वैज्ञानिक ज्ञान की कमी के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। निष्कर्ष, मीराबाई ने साबित किया कि सच्चाई केवल गवाहों या आरोप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक तथ्यों के अवलोकन में भी छिपी होती है। अध्याय 8, तीसरी परीक्षा, झूठ का गाव। मीराबाई की अगली और सबसे कठिन परीक्षा उनकी व्यावहारिक बुद्धि को चरम पर ले जाने वाली थी। अकबर ने उन्हें एक गुप्त संदेश देकर एक दूरस्थ गांव, असत्यपुर, भेजा। असत्यपुर की विशेषता, इस गांव में रहने वाला हर व्यक्ति सदियों से केवल झूठ बोलता आ रहा था। यदि उनसे पूछा जाए, क्या तुम पुरुष हो, तो वे जवाब देंगे, नहीं। यदि उनसे पूछा जाए, क्या यह दिन है, तो वे जवाब देंगे, नहीं। मीराबाई का मिशन, असत्यपुर के पुराने और क्रूर राजा ने अपने पूरे खजाने को कहीं छिपा दिया था और केवल एक व्यक्ति जानता था कि वह कहाँ है। मीराबाई को उस गांव के बीच जाकर यह पता लगाना था कि असली खजाना कहाँ है। मुलजिम खान और धर्मपाल, जिन्हें गुप्त रूप से मीराबाई के पीछे भेजा गया था, आश्वस्त थे कि मीराबाई इस जाल में फंस जाएंगी। मीराबाई एक साधारण किसान के वेश में असत्यपुर पहुंची। मीराबाई ने पहले गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, क्या तुम इस गांव में रहते हो? बुजुर्ग, नहीं, यानी वह हाँ कह रहा था। मीराबाई जानती थीं कि यदि वह सीधा प्रश्न पूछेंगी तो उन्हें केवल झूठा उत्तर मिलेगा। मीराबाई ने एक नई रणनीति अपनाई। वह गांव के केंद्र में गईं, जहां 3 अलग-अलग रास्तों पर 3 लोग खड़े थे। वह जानती थीं कि इन तीनों में से एक ही खजाने की सही जगह जानता है। मीराबाई ने पहले व्यक्ति से पूछा, यदि मैं दूसरे व्यक्ति से पूछूं कि खजाना किस रास्ते पर है, तो वह क्या कहेगा? पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, वह कहेगा कि वह रास्ता बाएं मुड़ता है। मीराबाई ने तुरंत समझ लिया। दूसरा व्यक्ति झूठ बोलेगा। यदि खजाना दाएं है तो वह झूठ बोलेगा कि वह बाएं है। यदि खजाना बाएं है तो वह झूठ बोलेगा कि वह दाएं है। लेकिन पहले व्यक्ति ने कहा कि दूसरा व्यक्ति कहेगा कि वह बाएं है। चूंकि पहला व्यक्ति भी झूठ बोल रहा है, इसका मतलब है कि असली खजाना कहाँ है। मीराबाई ने तुरंत मुड़कर दायां रास्ता पकड़ लिया। मुलजिम खान आश्चर्यचकित होकर उनसे मिले। मीराबाई, तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। उस आदमी ने कहा कि दूसरा आदमी बाएं मुड़ने को कहेगा। मीराबाई ने जवाब दिया, मुलजिम खान, यदि दूसरा आदमी जानता है कि खजाना दाएं है, तो वह झूठ बोलकर कहेगा कि वह बाएं है। और यह पहला आदमी भी झूठ बोल रहा है, इसलिए वह भी कहेगा कि दूसरा आदमी कहेगा कि वह बाएं है। 2 झूठ हमेशा एक सत्य को जन्म नहीं देते, लेकिन वे झूठ की दिशा को उजागर करते हैं। मैंने उसी दिशा का विपरीत रास्ता चुना। मीराबाई ने दाएं रास्ते पर जाकर एक पुरानी बावड़ी के नीचे से राजा का छिपा हुआ खजाना ढूंढ निकाला। अध्याय 9, अंतिम परीक्षा, नीम के पेड़ का सच। मीराबाई खजाना लेकर दरबार में लौटीं। मुलजिम खान और धर्मपाल बुरी तरह पराजित हुए। अकबर प्रसन्न थे, लेकिन धर्मपाल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। धर्मपाल ने अंतिम चुनौती पेश की, मीराबाई, यदि तुम इतनी बुद्धिमान हो तो इस प्रश्न का उत्तर दो। यह साबित करो कि दरबार में मौजूद हर व्यक्ति, यहाँ तक कि महाराजा भी, एक न एक बार मूर्ख बन चुके हैं।
यह एक खतरनाक प्रश्न था, क्योंकि यह सीधे अकबर के सम्मान को चुनौती दे रहा था। मीराबाई ने शांत होकर स्वीकार किया। ठीक है, मैं इसे साबित करूंगी। मीराबाई ने अपने सेवक को फतेहपुर सीकरी के सबसे पुराने नीम के पेड़ से 100 पत्ते तोड़ने का आदेश दिया। जब पत्ते लाए गए, तो मीराबाई ने हर दरबारी को एक एक पत्ता दिया और उनसे कहा, जहां पनाह, मैं जानती हूं कि आप सभी बुद्धिमान हैं, लेकिन हर व्यक्ति कभी न कभी अज्ञानता का शिकार होता है, और यही मानवीयता है। अब आप सभी इस नीम के पत्ते को खाए और मुझे इसका स्वाद बताए। सबको पता था कि नीम का पत्ता कड़वा होता है। पंडित धर्मपाल ने जल्दी से पत्ता खाया और आत्मविश्वास से कहा, यह अत्यंत कड़वा है। मुलजिम खान ने हिचकिचाते हुए कहा, यह इतना कड़वा है कि जुबान जल गई। मीराबाई अकबर के पास गईं। जहां पनाह, कृपया आप भी इस पत्ते को चबाए। अकबर ने पत्ता चबाया और कहा, हाँ मीराबाई, यह बहुत कड़वा है। मीराबाई मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, धन्यवाद जहांपनाह, आप सभी ने साबित कर दिया कि आप मूर्ख बन चुके हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मीराबाई ने समझाया, जहांपनाह, मेरा प्रश्न था, स्वाद बताओ। आप सभी ने कहा, कड़वा। लेकिन कड़वा केवल स्वाद नहीं है, यह उस चीज का गुण है। क्या किसी ने मिठास का स्वाद महसूस किया? नहीं, क्योंकि आप सभी ने अपने पूर्वज्ञान का उपयोग किया कि नीम का पत्ता हमेशा कड़वा होता है। आप सभी ने वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अतीत के ज्ञान पर भरोसा किया। यह पत्ता मैंने सुबह ही एक खास प्रक्रिया से शहद में डुबोकर लाया था। इसकी सतह पर थोड़ी सी मिठास थी, जिसे आप सभी ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि आप सभी ने यह मान लिया कि वह कड़वा ही होगा। मीराबाई ने एक पत्ता उठाया, उसे चबाया और कहा, यह कड़वा होने से पहले मीठा है। लेकिन आप सभी ने पहले ही मान लिया कि यह कड़वा है, और इस पूर्वाग्रह ने आपको मूर्ख बना दिया। जहां पनाह, मूर्खता ज्ञान की कमी नहीं है, यह पूर्वाग्रह और अज्ञानता को स्वीकार न करने की आदत है। आप सभी एक सामान्य तथ्य के सामने मूर्ख बने, और यही साबित करता है कि हर व्यक्ति अपनी धारणाओं के कारण गलती कर सकता है। अध्याय 10, ज्ञान रत्न का असली अर्थ। अकबर अपनी सीट से खड़े हुए। उन्होंने धर्मपाल और मुलजिम खान को दरबार की अवमानना के लिए दंडित किया। फिर उन्होंने मीराबाई को पूरे दरबार के सामने सम्मान दिया। मीराबाई, तुम केवल मुख्य सलाहकार नहीं हो, तुम वास्तव में ज्ञान रत्न हो। तुमने हमें सिखाया कि किताबी ज्ञान, धर्मपाल, आवश्यक है, लेकिन यह हमें मानसिक भार से दबा सकता है। तर्क और रणनीति, जाहिद, जरूरी है, लेकिन वे हमें जीवन के सत्य से दूर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अनुभव, मीराबाई सिखाता है कि बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम अपनी गलतियों और पूर्वाग्रहों को विनम्रता से स्वीकार करें। मीराबाई ने अकबर को धन्यवाद दिया। उन्होंने अगले कई वर्षों तक अपने व्यावहारिक ज्ञान, सत्यनिष्ठा और अटूट विवेक से मुगल साम्राज्य को चलाया, यह साबित करते हुए कि परीक्षा सभा केवल किताबों के पन्नों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से जीती जाती है। कहानी समाप्त। मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी में, जहां सम्राट अकबर का दरबार ज्ञान और बुद्धिमत्ता का केंद्र था, वहां बीरबल का स्थान नवरत्नों में सबसे ऊंचा था। बीरबल न केवल अपने तीक्ष्ण हास्य के लिए, बल्कि अपनी समय पर सटीक और प्रभावशाली शब्दावली के लिए भी प्रसिद्ध थे। बीरबल का मानना था, शब्द तलवार से ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन उनका सही उपयोग तभी होता है जब हमें पता हो कि उन्हें कब नहीं बोलना है। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि, महाकवि वाग्देवी दरबार में पधारे। वाग्देवी नाम से ही स्पष्ट था कि वह अपनी वाक्पटुता और शब्दों के जादू के लिए जाने जाते थे। महाकवि वाग्देवी अभिमानी थे। उन्हें लगता था कि शब्दों का प्रवाह ही ज्ञान का एकमात्र मापदंड है। दरबार में प्रवेश करते ही महाकवि ने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबारी बीरबल अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्या वह असली ज्ञान रखते हैं या केवल सुंदर शब्दों की बाजीगरी करते हैं? शब्दों के बिना क्या उनका ज्ञान शून्य नहीं है? अकबर क्रोधित हुए। महाकवि, बीरबल का ज्ञान शब्दों पर निर्भर नहीं करता, तो साबित कीजिए। महाकवि ने चुनौती दी। मैं बीरबल को 3 ऐसी पहेलियां दूंगा जिनका उत्तर शब्दों से नहीं दिया जा सकता। यदि वह मौन रह जाते हैं, तो मैं मानूंगा कि उनके पास ज्ञान तो है,
लेकिन यदि वह जवाब देने की कोशिश करते हैं तो मैं उन्हें शब्दों के जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि वह हार मान लेंगे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानते थे कि यह केवल पहेली नहीं है, यह अहंकार और बुद्धि के बीच का द्वंद्व है। अध्याय 2। पहली परीक्षा, समय का सार। महाकवि वाग्देवी ने अपनी पहली पहेली पेश की। पूरा दरबार उत्सुकता से देख रहा था। बीरबल, महाकवि ने एक धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा, मुझे यह बताओ कि समय का सार क्या है। यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी पुस्तक या शास्त्र में नहीं मिलता। तुम्हारे पास केवल एक शब्द बोलने की अनुमति है या पूरी तरह मौन रहने की। बीरबल मुस्कुराए। महाकवि का उद्देश्य था कि बीरबल किसी भारी भरकम शब्द का उपयोग करे, जैसे निरंतरता या शाश्वतता, जिसे वह तुरंत अपने वाक्पटु तर्क से काट सके। बीरबल ने कुछ क्षणों के लिए सोचा। उन्होंने कमरे के कोने में खड़े एक वृद्ध दरबान की ओर देखा जो धीमी गति से अपनी दाढ़ी सहला रहा था। फिर उन्होंने कमरे के केंद्र में रखी तेल से भरी एक दीपक को देखा जिसकी लौ धीमी गति से जल रही थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और पहला शब्द बोला, बदलना। महाकवि वाग्देवी तुरंत उछल पड़े। गलत। बीरबल, समय का सार बदलना कैसे हो सकता है? समय स्वयं अचल है। यह तो हम हैं जो इसके साथ बदलते हैं। यदि मैं आज तुमसे बात कर रहा हूं तो यह कल भी सत्य रहेगा। तुमने अपना अवसर गवा दिया। बीरबल ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत खड़े रहे। अकबर ने महाकवि को रोका। रुको महाकवि, बीरबल का उत्तर गलत नहीं है। समय का सार बदलना ही है। जिस क्षण तुमने यह प्रश्न पूछा वह क्षण चला गया। दरबारान की उम्र बदल रही है और दीपक का तेल जलकर खत्म हो रहा है। सब कुछ निरंतर बदल रहा है। महाकवि को झटका लगा, लेकिन वह अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ठीक है, यह एक संयोग था। मेरे पास दूसरी पहेली है। अध्याय 3। दूसरी परीक्षा, अंधेरे का रंग। महाकवि वाग्देवी ने अब एक और गहन और अस्पष्ट पहेली पेश की जिसे शब्दों में परिभाषित करना लगभग असंभव था। बीरबल, यह तुम्हारा अगला और अधिक कठिन प्रश्न है। अंधेरे का रंग क्या होता है? याद रखना, तुम्हारे पास केवल 2 शब्द बोलने की अनुमति है या मौन रहने की। महाकवि ने सोचा, यदि वह काला कहेगा तो मैं कहूंगा कि काला तो रंग है, अंधकार तो रंगहीनता है। यदि वह रंगहीन कहेगा तो मैं कहूंगा कि रंगहीनता तो एक भाव है, रंग नहीं। बीरबल फिर मुस्कुराए। उन्होंने इस बार अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक अपनी अंगुलियों को अपनी छाती पर रखा।